वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर की ओथ टेकिंग सेरेमनी और आपने देखा कि वहाँ पे किस तरीके से एक ये पूरा सिलसिला आज मुनक़िद हुआ और किस तरीके से मुंतज हुआ और आज प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं वो बाज़ाब्ता प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और इस पर मजीद हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे पास अब दूसरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, उनके साथ तशरीफ रखते हैं हनीफ अब्बासी साहब, जाना पहचाना नाम, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब साथ तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कराची से तशरीफ लाए हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, सनतकार भी हैं और व्हाट नॉट, आप जर्नलिस्ट भी हैं, सब कुछ हैं। इतने हैट्स आपके ऊपर हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस वक्त पोलिटिकल सिनेरियो जो है उसमें बड़ी खूबसूरत हवाएं चल रही हैं, मौसम बहार भी है और हम देख रहे हैं कि बादे बहारी जो है वो हर तरफ नज़र आ रही है और बहुत ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो कि कंड्यूसिव होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आपकी भी यही फीलिंग है? ख़ासतौर पर कल जो पार्लियामेंट में हमने देखा सिलसिला, प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्ट हुए और वाइड मेजॉरिटी के साथ हुए और उसके बाद आज उनका ओथ भी हो गया है। आज आप पर्सनल लेवल पे और पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से जब आपका जिक्र आता है तो पार्टी के हवाले से भी आप क्या फीलिंग्स रखते हैं आज? देखिए जी, एक तो नेचुरली मिक्स्ड सी फीलिंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त। पाकिस्तान के लोगों ने हमें मैंडेट दिया, हमारे अलाइज को मैंडेट दिया और हमने अलायंस में एक गवर्नमेंट फॉर्म की है और आज पाकिस्तान की आवाम की उमंगों की तर्जमानी करते हुए और उनके वोट के साथ जो पार्लियामेंट में मार्ज वजूद में आई है, उस पार्लियामेंट ने अवाम का नुमाइंदा चुना है। वो किसी फ़र्द वाहिद का या किसी डिक्टेटर का चुना हुआ शख्स नहीं है गिलानी साहब। वो पाकिस्तान की तमाम इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी नुमाइंदा पार्लियामेंट ने चुना है उनको। लेकिन आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमारे दरमियान नहीं है और उनकी शहादत और उनकी कंट्रीब्यूशंस की वजह से आज पाकिस्तान डेमोक्रेसी की उस पटड़ी पर दोबारा आया है। एक बहुत बड़ी तवील तारीख है हमारी कुर्बानियों की और मोहतरमा की बहुत करीब माजी में उनकी जो शहादत है उसने इस सारे खुशी को बहरहाल धुंधलाया हुआ है। लेकिन साथ ही ये भी है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त हमारे सारे इस इत्तेहाद को उनके ऊपर। ये हमें इक़्तिदार कम मिला है और मसाइल ज़्यादा मिले हैं और यकीनन हमारी हुकूमत का या हमारी सारी अलायंस पार्टीज़ का यही मौक़िफ़ है कि हमने पाकिस्तान के मसाइल को टेक ओवर किया है और हमने इसको फेस भी करना है। हमने फेस जो करना है। कल असफंदयार वली साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, बल्कि दो उन्होंने बातें की थी बड़ी इंपॉर्टेंट। वो ये थी, एक तो ये है कि हमें इक़्तिदार नहीं इख्तियार चाहिए और इख्तियार की जब बात आती है तो साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, बल्कि जब उन्होंने मुबारकबाद दी तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मुबारकबाद दूँ या इज़हार हमदर्दी करूँ। तो जाहिर है कि वो एक जिम्मेदारियों की भी बात कर रहे थे और एक जो बर्डन पड़ेगा नई हुकूमत के ऊपर उसका भी। अब ये जो है चैलेंजेस, इसके लिए कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, ये जो हमारा हनीमून पीरियड है ये बड़ी जल्दी ओवर हो जाएगा और फिर आपको हार्ड रियलिटीज़ फेस करनी पड़ेंगी। उसके लिए मुझे बताएं कि इज़ योर पार्टी रेडी फॉर इट? देखें इसरार साहब, हमारा हनीमून है ही नहीं। हनीमून तो जो वो होता है जब आपको जिम्मेदारियों का या तकालीफ का या शॉर्टकमिंग्स का एहसास नहीं होता। हमारी इस अलायंस की गवर्नमेंट ने स्टार्ट में ही अपने पहले दिनों में ही 100 डेज़ एक प्रोग्राम बनाया है जो हमने इमीडिएटली फौरी तौर पे अपनी गवर्नमेंट का टेक अप है जो उस पर टेक ऑफ में हमने जो एक प्रोग्राम बनाया 100 डेज़ का, जिसकी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह गिलानी साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाले दिन बयान करेंगे। और वो 100 डेज़ प्रोग्राम बेसिकली है ही उन एरियाज़ को फोकस कर रहा है जो पाकिस्तानी सोसाइटी के इस वक्त बड़े प्रॉब्लम्स हैं और वो यकीनन 100% वो पाकिस्तान के आवाम के लिए है। उसमें अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, अगर कोई लीगल इश्यूज़ हैं, अगर कोई इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, तो वो सारे के सारे पाकिस्तान के आवाम के लिए हैं। गवर्नेंस के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से हैं, उसमें जो थ्रेट्स हैं इस वक्त हमारी सोसाइटी को उसके हवाले से हैं, उसमें पाकिस्तानी फेडरेशन के हवाले से हैं और जो माजी में होता रहा है और जो पाकिस्तान के लोगों का ट्रस्ट टूटा हुआ है ऑन स्टेट एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस का है, उसके बारे में है। तो ये हमारे लिए हनीमून नहीं है। हम तो एक बाकायदा जिम्मेदारी के तहत, और आज पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है, हुकूमत में आने से पहले हमारे जो हमारी जॉइंट कमेटीज़ थी, इंडिपेंडेंट कमेटीज़ ऑफ दी पीपल्स पार्टी एंड PMLN और बाकी जो हमारे अलाइज हैं उनकी कमेटीज़ बैठी हुई थी, फिर जॉइंटली बैठ के तो हमने जो स्ट्रेटजी है, जो डॉक्यूमेंट चेकआउट किया है, वो 100 डेज स्ट्रेटजी है जो हमारी नीयत का इजहार करेगी और हमारा एक शॉर्ट टारगेट होगी कि 100 डेज में हमने ये अचीव। और ये भी जरा बताते जाइएगा कि ये जो आपका 100 डेज प्लान होगा इसमें आपने अपने एलाइज को कॉन्फिडेंस में ले लिया है? देखिए जी, ये तो गवर्नमेंट
है ही एलाइज की, इसमें किसी ओके वी आर द लीड पार्टनर्स, लेकिन किसी भी इशू पे अपने साथियों के साथ उनके साथ मशावरत किए बगैर कोई पार्टी भी, भले वो लीड पार्टी हो, वो पार्टी अपने तौर पे ये नहीं कर सकती। डॉक्यूमेंट कंसेंसस से बना है, उसको एतमाद में लेके बना है। अगर हमारी कुछ पॉइंट्स थे तो कुछ PMLN के थे, कुछ ANP के थे, कुछ मौलाना फजलुर रहमान और हमारे साथ फाटा के दोस्त हैं उनके थे, तो ये सारा सब दोस्तों को एतमाद में लेके एक डॉक्यूमेंट फ्रेम करके और उस पर सभी की तस्दीक है। अब्बासी साहब, कल हमने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना पहला ऑर्डर ऐलान किया तो उसमें पूरी असेंबली में हमने देखा कि एक अजीब सी फिजा थी और विजिटर्स गैलरी से लेकर तमाम मेंबरान तक जो हैं वो अपने पाँव पे खड़े हुए थे और बड़े ही एक अजीब सा मंजर पेश कर रहे थे और बड़ा पॉजिटिव किस्म का मंजर। उसमें आप क्या अखज़ कर रहे हैं कि कौम आपके साथ खड़ी हुई थी उस वक्त? आपको क्या फील हो रहा था उस वक्त जब आप असेंबली के फ्लोर पे बैठे हुए थे और आप देख रहे थे कि पूरी कौम जो है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक ही इशू के ऊपर क्लैपिंग कर रहे थे और थंपिंग कर रहे थे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि महसूस हो रहा था कि जो वज़ीर आज़म मुंतखब होकर आए हैं गुफ्तगू से, कि वो सही मानों में आवाम की उमंगों की तर्जमानी कर रहे हैं, जो उनके जज्बात हैं उनकी तर्जमानी कर रहे हैं। और जब कोई लीडर अपनी कौम की तर्जमानी कर रहा हो तो उसमें जाहिर है कि जो अवामी नुमाइंदगान होते हैं या जो अवाम होती है तो उस पर वो खुशी का इजहार करती है। कल आपने देखा बहुत सारे इश्यूज थे जिनका जिक्र मोहतरम गिलानी साहब ने किया, लेकिन उसके साथ साथ जब जुडिशरी की बारी आई और जजिस को रिहाई के बारे में उन्होंने ऑर्डर किए और जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हुए, इससे ये बात जाहिर हो रही है कि आने वाली जो पार्लियामेंट होगी वो पार्लियामेंट नहीं होगी जिसमें पिछले 5 साल हमने गुजारे। और जैसे असफंद यार साहब की बात, आप वाली की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो बात कही कि हमें इख्तियार चाहिए, इख्तिदार नहीं चाहिए, तो इसको सॉवरन करने के लिए ये पहला जो ऑर्डर था और जिस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो पार्लियामेंट होगी मेरे हिसाब से पाकिस्तान की मजबूत तरीन और मुस्तहकम तरीन पार्लियामेंट होगी और सॉवरन होगी। आपके जो पार्टनर्स हैं वो इस पे एग्री करते हैं? देखिए, गुजारिश ये है, अब्बासी साहब ने बड़ी दुरुस्त बात कही है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जो कल गिलानी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी इनागुरल स्पीच पे किया और उस पर हूबहू बहुत जल्द इम्प्लीमेंटेशन हुई। अभी सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट आगे है। सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट जब पार्लियामेंट फैसले करने लगेगी, जब पार्लियामेंट अपना असल फंक्शन जो दीगर इदारों ने या दीगर ऑफिस ने या दीगर कंपोनेंट्स ने जो टेक ओवर किया हुआ है उसको हम लेके आएंगे। हमारा बेसिक मकसद यह है कि यहाँ पे बैठे, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, जो नुमाइंदगान हैं, जो कुछ वो करें, जो कमेटीज अपना काम करें, वो सारी कौम को लाइव दिखाया जाए, सारी कौम उसको देखे जैसे जो दुनिया में होता है और उन्हें पता चले कि ये कमेटीज क्या कर रही हैं। और वो काम जो सुओ मोटो कार्रवाइयों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने किया और जिस पर बाद में ऑब्जेक्शंस भी हुए, हालांकि वो ठीक काम थे, लोगों को रिलीफ देने का वही एक रास्ता रह गया था। जब एग्जीक्यूटिव फेल होगी तो किसी और इदारे ने टेक ओवर करना है, और यही हमारे अलायंस का और हमारे को चेयरपर्सन आसिफ जरदारी साहब का यही विजन है कि हमने इदारों को इतना पावरफुल करना है कि किसी दूसरे इदारे को दूसरे इदारे लेकिन एक चीज जो अब्बासी साहब कह रहे हैं, उनकी जो टू डू थिंग्स वाली लिस्ट है उसकी प्रायोरिटीज कुछ और नजर आ रही हैं, आपकी प्रायोरिटीज कुछ और नजर आ रही हैं। इज दैट राइट? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच में तीसरा पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि मैं इस पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल की यूएन से इंक्वायरी कराई जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल था उस पर कौम से माजरत की जाए। तीसरा पॉइंट जो था मरी डिक्लेरेशन, वो तीसरा पॉइंट यह था कि हम जजेस को को आजाद करते इमीडिएटली। चौथा पॉइंट यह था कि जजेस का जो इशू है ये पार्लियामेंट के जरिए इसको रिजॉल्व करना है, एहतजाज के जरिए नहीं। लेकिन एक चीज चौथे पॉइंट पे जाके बातें शुरू हुई। टेक्निकल जो इशू था, वो जो ऑर्डर था कमरुज़्ज़मान कारी साहब, वो उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर होने के बाद, हलफ उठाने के बाद ये ऑर्डर करूंगा। नहीं, ये आप वर्ड्स आप उनके सुनिए, उसमें उन्होंने ये कहा है बात आपकी, ये ऑर्डर करूंगा, लेकिन उससे पहले ही ये सब कुछ होगा। ये बात आपकी दुरुस्त है। वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट थे, प्राइम मिनिस्टर वो आज बने। इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर इज टू बी द प्राइम मिनिस्टर। सो उन्होंने जो बात कही वो कौम की तर्जुमानी थी, और मैं समझता हूं कि जो इदारे
जो चीफ जस्टिस और जज साहबान को घेरे में लिए बैठे थे और उनके रास्ते बंद किए बैठे थे, वो भी शायद यही चाहते थे कि लेटर एंड स्पिरिट में वो प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज उनके मुंह से निकलने की देर थी अगले 5 मिनट में से। हालांकि उसमें कुछ और ये बेसिकली इजहार था, ये एक इजहार था कि इस पार्लियामेंट और इस गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट बनी है अलायंस की और पार्लियामेंट्री पावर उसके पीछे है, ये उसकी ताकत का इजहार था। और ताकत हम किसी महाजराई के लिए नहीं कर रहे, हम महाजराई को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की उमंगों की तर्जुमानी बहरहाल करनी है, उसके रास्ते में बिल्कुल ठीक है। क्या बेग साहब की तरफ से आऊंगा, बेग साहब माजरत थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपका ताल्लुक चूंकि मईशत से भी है और आपका ताल्लुक कराची से भी है और आपका ताल्लुक सियासत से भी है, ये सियासत और मईशत के हवाले से मुझे एक चीज जरा क्लैरिफाई कीजिएगा। मैं पिछले 3-4 दिन से ये लोगों से पूछ रहा हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि मईशत के ठीक होने से सियासत ठीक हो जाती है, और कुछ लोगों का मॉडल ये है, वो कहते हैं कि अगर मईशत ठीक है, सियासत ठीक है, तो मईशत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, मईशत या सियासत। अब इसमें जो दोनों मॉडल्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, दोनों का हैंड इन हैंड होना जरूरी है, साइमल्टेनियसली दोनों का बेहतर होना जरूरी है। आप किसको फॉलो करते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। दोनों लाजमी मजलूम हैं। आपकी अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, सियासी इस्तेकाम होता है, सरमायाकारी होगी, एक्सपोर्ट्स होंगी, माशी तरक्की होगी, सनत का पहिया चलेगा, मुलाजमतें लोगों को नई जो है जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी या कम होगी, गुर्बत में कमी आएगी। चेन आपने देखी है। तो मैं ये समझता हूँ कि माशी खुशहाली के लिए सियासी जो है वो इस्तेकाम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इससे मैं थोड़ा सा और आगे जाके ये बतलाना चाहूँगा कि अगर आप इंटरनेशनली देखते हैं तो पहला वक्त ये होता था कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो होते थे वो सुप्रीम होते थे, अब और पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो होते थे वो सुप्रीम होते थे। अब इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो शेप करते हैं आपके मुल्क के ताल्लुकात दूसरे ममालिक से। या अगर आप माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत है, आपकी माशियत मजबूत है, आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, फॉरेन रिजर्व ज़्यादा हैं, आपकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन दी एक्टिव ट्रेडिंग पार्टनर्स बहुत ज़्यादा है, सरमायाकारी आप राग़िब कर रहे हैं, लोग दौड़ दौड़ के आपके मुल्क में आ रहे हैं और सरमायाकारी आपके रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे आपका एक म्यार बनेगा और उसके हिसाब से आपको इज्जत, वकार और दूसरी जो कमिटी ऑफ नेशंस हैं उस लिहाज से वो बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आप में बेरोजगारी है, आप में एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, इंपोर्ट्स नहीं कर रहे, रिजर्व नहीं है, एक हफ्ते के आपके पास फॉरेन रिजर्व से इंपोर्ट के लिए आप डेट बर्डन बढ़ गया, वक्त पे दे नहीं पा रहे, तो वही मुल्क जो आपको बड़ा हकारत कहेगा। तो दोनों चीज़ों को मैं सम करते हुए कहूँगा कि इंटरनेशनली आजकल it is the economical relationship, those shape up the diplomatic and political relationship। ये पैराडाइम जो था पिछली गवर्नमेंट का, जी हाँ, ये हमने देखा था कि वो इकोनॉमी को फोकस करते रहे और पॉलिटिक्स हमारी जो है वो बैक बर्नर पे चली गई, और उसी वजह से हमने कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो सफ़र किए। इस पैराडाइम को आप कह रहे हैं कि ये गलत है और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों को लेकर। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बहुत, और ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी, मुझे इजाज़त दीजिए अगर कहने की। इंडिया ने माशी तरक्की पे बहुत ज़्यादा, वाजपेयी की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस करके 8.5% GDP ग्रोथ हासिल करी उन्होंने, और अपने टीवी में नारे दे के राइजिंग इंडिया और शाइनिंग इंडिया। और वाजपेयी ने कहा कि जी जल्दी इलेक्शन करा दो, तो बिफोर इलेक्शन की जो टाइम था उससे पहले इंतखाब अनाउंस कर दिए गए, ये सोचते हुए कि जी लोग हमको वोट देंगे। लेकिन आपने देखा कि मासेस हैव रिजेक्टेड देम, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान उसके बाद इंडिया की मनमोहन सिंह की जब हुकूमत आई तो पहली उनकी जो मीटिंग थी मिनिस्टर्स की, उसके मिनट्स मेरे पास है, उन्होंने कहा जी जॉब क्रिएशन नहीं हुई थी, आदमी इंटरेस्टेड नहीं है कि GDP क्या होती है, पर कैपिटल इनकम क्या होती है, आपके रिजर्व कितने होते हैं। एक आम आदमी की वेल बीइंग देखी जाती है, उसके मारी जिंदगी में अगर कोई बेहतरी आई है, उसको पीने का साफ पानी अगर मुहैया हो रहा है, उसको तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतें हैं, तो बेहतरी आई है। मैं इसलिए क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, इसमें मैं कायरा साहब आपकी भी इनपुट लूंगा, फिलोसॉफिकल थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपकी गवर्नमेंट आ रही है, उसने अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है, और उसमें ये देखा जाएगा, क्योंकि पिछला जो पैराडाइम था वो ये था कि इकोनॉमी फर्स्ट, पॉलिटिक्स लेटर, और अब आपका जो पैराडाइम है वो क्या होगा। लेकिन जवाब मैं लूंगा एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आते हैं नाजरीन, प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी की, और देखना ये चाहते हैं कि पॉलिटिक्स फर्स्ट या इकोनॉमी फर्स्ट या बोथ साइमल्टेनियसली। और इस पे हम अब ज़रा फिलोसॉफिकल थोड़ा सा ज़रा मैं आपके इनपुट चाहूँगा कायरा साहब कि कौन सा मॉडल बेहतर आपकी नज़र में हो सकता है? स्टार साहब कहते हैं कि इकोनॉमी इज़ कॉन्सेंट्रेटेड पॉलिटिक्स, तो ये बात बड़ी दुरुस्त है। सवाल ये है, दुनिया में जितनी जंगें हुई, माजी में भी लड़ाई इकोनॉमी की रही, उसके बज़ाहिर शक्लें कुछ और थी लेकिन बेस पे उसमें इकोनॉमी ही थी। और आज जो सबका दौर, सबका गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, उनकी भी जो पैराडाइम उन्होंने बनाया था उसमें गलती क्या थी? अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो पॉलिटिक्स इज फॉर द पीपल। इफ इट इज फॉर द पीपल, लोगों की फलाह के लिए है, लोगों के जरिए है और लोगों को जवाबदेह है, तो फिर आपकी इकोनॉमी की शेप वो होगी जो लोगों की फलाह के लिए हो, चंद अफराद के लिए नहीं। यकीनन आपने उसमें सनतकार को और ताजिर को भी तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेकिन उसका फोकस माफिया नहीं होंगे, उसका फोकस चंद अफराद नहीं होंगे, उसका फोकस मखसूस मफादात नहीं होंगे, कार्टलाइजेशन नहीं होगी, उसकी कार्टलाइजेशन नहीं होगी और वो आवाम के लिए होगी। सो अगर आपकी पॉलिटिक्स दुरुस्त है तो आपकी इकोनॉमी की शेप आवाम को जवाबदेही वाली होगी और आवाम के लिए, फॉर द पीपल होगी। और अगर आपकी सियासत जो है वो मरकजियत की हामिल है, वो फर्द वाहिद के गिर्द घूमती है, वो चंद अफराद के हाथों में खेलती है और चंद अफराद बैठ के कौम की किस्मत के फैसले करते हैं, तो फिर इकोनॉमी की शक्ल भी नेचुरली वो बननी है अगर आप चाहें। और जहां तक ये ताल्लुक है जी कि सिर्फ अच्छी पॉलिटिक्स से ही बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। दुनिया के वो ममालिक जहां पे एक्सट्रीम रिस्क मौजूद हैं, वहां भी इन्वेस्टमेंट जाती है। दुनिया में इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में और वो इन्वेस्टमेंट की तलाश में है, लेकिन वो हाई रिस्क पे जाते हैं, वो हाई इंटरेस्ट पे जाते हैं। मसला यह है कि दुनिया में बेहतर इन्वेस्टमेंट, सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट तरक्की का राज नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑन विच ग्राउंड? फॉरेन मनी कमिंग टू योर कंट्री ऑन विच रेशियो, ऑन विच रेट, ये मैटर करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट 10-12 नो, वो कब मैटर करती है? देखिए ना, इराक में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, नाइजीरिया में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब रशिया टूटा था तो रशिया पूरे जब उनकी स्टेट्स बनी थी वहां पे बेपनाह इन्वेस्टमेंट आई थी, लेकिन वहां पे रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा था उनका। इन्वेस्टर देखेगा कि जहां रिस्क ज्यादा है, जहां स्टेबिलिटी आ जाएगी, जहां पॉलिटिक्स फॉर द पीपल होगी, जहां मुल्क के अंदर इस्तेहकाम होगा और जहां लोगों की राय के मुताबिक चीजें चलेंगी, एक असूल के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक, वो सियासत है ना। ठीक है, अब कमिंग बैक टू द हार्ड रियलिटी, एंड द हार्ड रियलिटी इज कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी इसमें कोई कोताही या आपकी तरफ से कोई मसला है, ये आपको इनहेरिट करना पड़ेगा, लेकिन इट इज़ अ फैक्ट। और इस फैक्ट को सामने रखते हुए जब आप आपकी गवर्नमेंट के लोग बाहर के ममालिक में जाएंगे, उनको कहेंगे कि जी आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वो कहेंगे कि आपके यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर ही सही नहीं है। नहीं साहब, मैं आपको बता रहा था ना कि दुनिया में वहां भी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा देंगे, इससे बड़ा रिस्क होगा, फिर भी लोग आएंगे। सवाल यह है कि पाकिस्तान के लोगों की फलाह किसमें है? पाकिस्तान के लोगों की फलाह उस इन्वेस्टमेंट में है जो कम रेट ऑफ रिटर्न पे आए, जो जहां पे स्टेबिलिटी होती है, वहां लोग इन्वेस्टमेंट तहफ़्फ़ुज़ के साथ करते हैं और प्रॉफिट मार्जिन कम रखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और वहां प्रॉफिट मार्जिन कम रखे जाते हैं और लोगों को रिलीफ मिलता है। और जहां पे स्टेबिलिटी नहीं होती, जहां पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सही नहीं होती, लोगों का पैसा रिस्क में होता है, वो रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा लेते हैं और जल्द पैसा अपना निकालना चाहते हैं। हम यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त फिजा है, हमें एक वक्त में किसी एक एंगल को नहीं पकड़ सकते। ये रियासत कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इसके एक सेगमेंट को पकड़ के ठीक कर लें। जैसे हम कहते हैं कि जी फर्ज करें आप सिर्फ पार्लियामेंट को दुरुस्त कर ले सब कुछ ठीक हो जाएगा, अदलिया को दुरुस्त कर ले सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, आपने एक ही वक्त में सारे एरियाज को देखना है और इसको सभी को मिला के चलाना है। लेकिन उन्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किसी एक एरिया को भी अगर आप चाहें कि आप उसको इग्नोर कर लें, 6 महीने बाद करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। प्रायोरिटाइजेशन अगर करनी हो तो जो हमारे पास एक अंबार लगा हुआ है मसाइल का, और कुछ लोग उसको मसाइलिस्तान भी कह देते हैं, आप कहां से शुरू करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा जो कायरा साहब ने, बेग साहब ने बात की, उसमें इजाफा करना चाहूँगा रेट ऑफ प्रॉफिट की। पाकिस्तान में अगर आप देखें, पिछली जो हुकूमत हमारी गुजर के गई है 8 साल जिसने यहाँ गुजारे हैं, आप देखें मोबाइल चले जी, बहुत ज़्यादा मोबाइल आ गए, लेकिन क्या मोबाइल बनाने वाली कोई फर्म यहाँ कायम हुई जिसने यहाँ पर बैठ के मोबाइल बनाए हो? बैंकिंग, बहुत ज़्यादा बैंकिंग हुई बाहर से बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि जितना प्रॉफिट पाकिस्तान में मिलता है शायद ही दुनिया के किसी और कोने में मिलता हो। वो उठाया, उनको ये रिस्क नहीं है, उनके लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा किया, यहाँ से पाकिस्तान से ले गए। मोबाइल वालों ने मोबाइल बेचे। अगर हमारी कोई पॉलिसी होती तो हम यहाँ पे लोगों को रोजगार फराहम करते।
हम उस मोबाइल वाले को कहते तेरे मोबाइल उस वक्त यहाँ इंपोर्ट होंगे जब यहाँ तो अपनी फैक्ट्री लगाएगा, तो अपनी फैक्ट्री लगा, अपनी सनद लगा यहाँ के ऊपर, और वो मोबाइल जो 4000 का मिलता था शायद 3000 का मिलना शुरू हो जाए, आपके लोगों को भी रोजगार मिलना शुरू हो जाए। मैं और कायरा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बेग साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारा घर भी इधर ही है, हमारी अगर 5 मरले है वो भी इधर ही है, अगर 500 कनाल है वो भी यहीं पे है, हमारा कारोबार भी यहीं पे है, तो हमारा इसके साथ लाज़िम मलज़ूम है इस पाकिस्तान के साथ। शुरू कहां से और हम शुरू मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए ये जो आपने बात की सबसे पहले कि आपने कहा कि सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का है इस मुल्क में, ये जो पॉलिसियां मुरतब की जा रही हैं, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जिस तरीके से एक पहली तकरीर पे बहुत तनकीद होती है, मैं बहुत सारे और भी हमने प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, बचपन से हम एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं, पहली तकरीर में से ही मीडिया भी और वो प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो कोई ना कोई चीज निकाल के ले आता है। लेकिन आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर बड़ी बैलेंस तकरीर थी, और फिर जो हमारे हम लोग इत्तेहादी हैं, अपनी आइडियोलॉजी अलग-अलग रखने के बावजूद आप इख्तलाफात की बात कर रहे हैं, ये बड़ी खुशाइंद बात है कौम के लिए कि कोई ऐसा इशू जो इस मुल्क और कौम के लिए लाज़िम मलज़ूम है, उस किसी इशू के ऊपर किसी के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। ये कौम के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, और इस वक्त सारी तवज्जो जो है वो इस मुल्क की बेहतरी की तरफ लगी हुई है। शुरू करने की बात है, शुरू तमाम, जैसे कायरा साहब ने कहा कि तमाम जितने आपके शोबा जात हैं उसके ऊपर आपने नजर रखनी है। आपने जब कमिटमेंट के साथ, सबसे बड़ी बात होती है किसी काम को करने के लिए कमिटमेंट, कि आपके अंदर कमिटमेंट कितनी है, कि आप वो प्राइम मिनिस्टर लेके आए हैं कि जो 24 में से 18 घंटे काम कर सकता है, तो फिर मैं समझता हूं कि अगर वो दलेरी के साथ, मैं ये इससे लाज़िम मलज़ूम जरूर करूंगा कि अगर वो 5 साल जेल काट सकता है तो वो 24 घंटों में 18 के बजाय 20 घंटे भी काम कर सकता है इस मुल्क और कौम के लिए। तो मैं समझता हूं कि हमने तमाम शोबों में, और ख़ास तौर पे आपने जो बात की, अभी भी बहुत सारे लोग गैर मुल्की जो है हमारे आए हैं हमसे मिलने के लिए मुख्तलिफ पार्टीज हेड के साथ, तो उनको एक बात बतानी होगी, जो तो हमारी इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगी उसको हम अपनाएंगे, जो नहीं होगी वो कैटेगोरिकली हम उसको इनकार बताने की जरूरत पड़ेगी। भाई साहब वो हर रोज आए हुए होते हैं, आप किसी को, मेरी बात सुने कसाना साहब, आप ये नहीं कह सकते इस बैनुल-अक़वामी दुनिया में कि आप किसी से मिलना छोड़ दें, बोलना छोड़ दें। आजकल तो वो बचपन वाली बातें या आज से 20 साल पुराने वाली बातें कि मैं इससे नहीं बोलता तुम भी इससे नहीं बोलो, ये वाली सूरत हाल अब खत्म हो चुकी है। बट व्हाई डू यू मेक योरसेल्फ अवेलेबल फॉर देम? देखिए आपका 19वें ग्रेड का बंदा जो है उसके बराबर, लेकिन ग्रेड वाली जो बात है ना, उसका फेडरल मिनिस्टर मानता है उसकी बात को, वो जो रिकमेंड करेगा वो उसको वो मानेंगे, वो ऐसे नहीं भेज देते कि वो शायद यहाँ पे कोई पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। लेकिन हमने उनको बावर ये करवाना है कि हम ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। क्यों? कि हमारी पार्लियामेंट मौजूद है, हमारे लोग मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि हमें शुरू जो है तमाम जगहों से हमने काम को शुरू करना है, और खास तौर के ऊपर मैं ये बात आपसे इत्तेफाक भी करूंगा कि ये जो दहशतगर्दी वाला मामला है, ये जो लाकानूनियत वाला मामला है, ये असफंद यार वली की फिर मैं बात करूं, कल उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि जब हम मनमोहन सिंह से बात करने के लिए तैयार हैं, जब हम फलां से बात करने के लिए तैयार हैं, जिनके साथ हमने जंगें लड़ी हैं, जो हमारे खुले भी हमारे साथ लड़ते रहे हैं और छुपे हाथों भी लड़ते रहे हैं, अगर उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, तो फिर जो गोली खाने वाला है वो भी हमारा है, जो गोली मारने वाला है वो भी हमारा है। ठीक है, तो हमने इसके साथ बैठकर बातचीत करनी है और मसाइल का हल। इस बातचीत के हवाले से जो आपका फैसला है, इसको इंटरनेशनल जो क्वार्टर्स हैं उनको भी वाज़ेह तौर पर बता देना चाहिए, और उन्हें ये बताना चाहिए कि हमने अपने इंटरेस्ट जो है वो पहले वॉच करने हैं, आपके इंटरेस्ट आपको मुबारक, ये आपको मैसेज देना पड़ेगा एंड लाउड एंड क्लियर देना पड़ेगा। देखिए जी, ये तो मैसेज पार्लियामेंट ने देना है, और पार्लियामेंट ने दे दिया मैसेज, पहले दिन मैसेज दे दिया है। जैसे भी आपने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ओथ नहीं लिया, लेकिन क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो चुके थे और उन्होंने कहा कि ये काम करना है, तो कितने सेकंडों में हुआ, मिनटों में नहीं हुआ। लेकिन 19 और 20वें स्केल के लोगों के लिए अपने आप को अवेलेबल नहीं करना है। आपको छोटी सी गुजारिश इसमें करते हुए, आप टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता, एक गुजारिश दुरुस्त है। एक है असूली मौक़िफ़। असूली मौक़िफ़ दुनिया की तमाम सॉवरन स्टेट्स को अपने अंदर मुदाखलत का हक नहीं देना चाहिए। दुनिया की ताकतवर अक़वाम जो होती है वो तारीख में ये पहली दफ़ा नहीं है, ये तारीख का हिस्सा है, तारीख का सबक है कि जो कौमें अपनी सॉवरेनिटी, अपनी माली और अपनी सियासी हैसियत को बहाल करती हैं, अपने अंदर यूनिटी पैदा करती हैं और असूल पे चलती हैं, डिक्टेटरशिप से बचती हैं, वही कौमें अपनी सॉवरेनिटी का ख्याल रखती हैं और ताकतवरों के खिलाफ लड़ने के लिए
निज़ाम के खिलाफ लड़ने के लिए आपको निज़ाम इवाल्व करना होगा। अगर आप लाउड एंड क्लियर सिर्फ मैसेज देना चाहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। ये दुनिया का पुराना सबक है। आज भी हम डिक्टेशन ले रहे हैं, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेते हैं, इसे माजी में भी लेते रहे। लेकिन ये कोई एक दिन में आप कहें कि आज कट शाउट हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, शुरू हो गया, कहीं ना कहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज आज 2 आए हैं, कल को वो हफ्ते के बाद मेरे ख्याल से 6 आना शुरू हो जाएंगे। 1-2 नहीं छोड़े, आपको और भी लोग आएंगे। सवाल यह है कि आपने ग्रेजुअली उनसे लड़ाई लड़नी है या आपने ग्रेजुअली उनको बताना है कि जी हमने अपने इंटरेस्ट देखने हैं। दुनिया में हर शख्स और मुल्कों के दोस्त नहीं होते, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि हम देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे और हम ये भी हमारे आगाज से वो कहते हैं होनहार बरवा के चकने बात। आप हमारे आगाज से देख लीजिए, हमारी जो पहले स्टार्ट हमने लिया है उस स्टार्ट से हमारे इरादे जाहिर हो रहे हैं। कायरा साहब आपके साथ और अब्बासी साहब आपके साथ और इस अलायंस के साथ पूरी कौम की उम्मीदें वाबस्ता हैं और इनके ऊपर आपको उतरना है पूरा। मैं सिर्फ इसमें एक इजाफा करता जाऊं सॉवरेन स्टेट के हवाले से कि अगर आप सिर्फ ये देखें कि कोई भी मुल्क, मैं समझता हूँ रवांडा से लेके वो दूसरा जो आजकल एक ईगो शावेज वाला है वेनेजुएला, क्या कोई मुल्क ये इजाजत देगा? मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप उसकी सरहदों को पार करके बमबारी करके चले जाएं और दूसरे दिन उसको ऑन करें, कहें कि जी हमने वहां पे बमबारी की है। ये मुमकिन पार्लियामेंट बनी है ना, आप पार्लियामेंट आप नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में डिस्कशंस होंगे। नहीं जी नहीं, इस पे तो डिस्कशन ही नहीं है। पार्लियामेंट ये इजाजत नहीं दे सकती किसी को भी। डिस्कशन इस पे है कि फलां जगह के ऊपर जो है वो मिलिटेंट मौजूद है, वो हमारी सरहद अबूर करके आपकी आते हैं और ये कर जाते हैं। हमारी फोर्सेस मौजूद है, हम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बाहर से आके बेग साहब राउंड में जरा थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। बेग साहब इसमें एक चीज जरा मुझे बताएं, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, अगर आपको एडवाइस करना हो इस गवर्नमेंट को कि जी आप इकोनॉमी को अगर आपने ठीक करना है, टर्न अराउंड करना है, ये टर्न अराउंड का भी लफ्ज़ जो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है, तो आप कहाँ से स्टार्ट कहाँ से लेंगे? देखें जी, पिछली पॉलिसीज़ में जो फॉल्ट हैं वो बड़े वाजे हो गए, चीख के बदला रहे हैं। शौकत अजीज़ साहब की हुकूमत में वो आखिर वक्त तक कहते रहे कि टिकल डाउन इफेक्ट आने वाले हैं और हम देखते रहे और टिकल डाउन इफेक्ट जब आए तो आटे का क्राइसिस था, बिजली का क्राइसिस था, एक्सपोर्ट्स के टारगेट पूरे नहीं हो रहे थे, 100 टेक्सटाइल मिल बंद हो गई। वजह ये थी कि एक पॉलिटिशियन या एक कंसेंसस की गवर्नमेंट, सियासी गवर्नमेंट की एक अप्रोच डिफरेंट होती है, एक टेक्नोक्रेट की या बैंकर कम PR की डिफरेंट अप्रोच होती है। मैं साइड एसोसिएशन इंडस्ट्री का चेयरमैन और एप्टमा और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जब भी गया तो 2-3 बार उन्होंने मुझसे कहा कि बिग साहब वो इंडस्ट्री जो 20% प्रॉफिट नहीं देती उसे बंद होना जाना चाहिए। टेक्सटाइल सनत अगर 20% प्रॉफिट नहीं कमा रही, बंद कर दें। ही डिडंट रियलाइज कि ये वो सनत है जो 63% आपकी टोटल एक्सपोर्ट को कैटर करती है। ये वो सनत है जो 40% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स प्रोवाइड करती है, 13% GDP का है। हर सनत को एक पैरामीटर पे आप नहीं नाप सकते इससे मुनाफा कितना पैदा हो रहा है। कुछ सनतें ऐसी होती हैं कि जो जॉब एम्प्लॉयमेंट होती है, व्हीकल्स फॉर द जॉब्स, न्यू जॉब्स की जो क्रिएशन होते हैं वो करती हैं। तो बहुत छोटी जहन और बहुत एक सियासी आदमी कभी ये बात नहीं करेगा, उससे दोबारा मास्टर्स में जाना है। जब लोग पकड़ेंगे उससे दोबारा और वो कहेंगे कि आपने मुझसे जॉब देने का वादा किया था। आज भी 5 साल के बाद जो मेरा बच्चा है ग्रेजुएशन के बाद जो है वो सुबह से शाम तक मंडेर पे बैठा रहता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो एक तो चीज़ ये थी कि अप्रोच में बड़ा फ़र्क था, माइंडसेट का बड़ा फ़र्क था। दूसरी चीज़ ये है कि जो पॉलिसी बनाई गई वो ज़्यादातर कारपोरेट, क्योंकि वो कारपोरेट सेक्टर के आदमी थे, उसको फोकस करके बनाई गई। मुल्क आस्ते आस्ते ट्रेडिंग स्टेट की तरफ चला गया या स्पेकुलेटिव बिजनेस की तरफ चला गया। बहुत गहरी बात में बतलाना चाह रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा बैंक, स्टॉक एक्सचेंज पे पूरा फोकस, रातों रात तख्ता और उसमें लोग अरबोंपति बन गए, बैंकों के मालिक बन गए हैं। उसमें इंक्वायरीज भी हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन में आया, दुबई को पूरे बीचेस दे दें जी, बना दें हाई राइज, तोड़ दें कच्ची आबादियाँ। ऑयल एंड गैस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग में खुद बैंकर रहा हूं और मैं बैंकिंग क्रेडिट एंड फाइनेंस का 12 साल से चेयरमैन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। जो पाकिस्तान में आपने प्रॉफिट्स दिए हैं, ये दुनिया की किसी जगह में ये जो मोपिंग प्रॉफिट्स कहलाते हैं। खुद बैंकर थे, उन्होंने बैंकों का रेट ऑफ इनकम टैक्स भी कम किया और डबल एच फायदा ये दिया कि डिफरेंशियल यानी लैंडिंग रेट्स और डिपॉजिट रेट्स, यानी कितने पे वो डिपॉजिट ले रहे हैं, 2 या 3% पे,
लैंडिंग रेट है 14% पे कर रहे हैं, 9% पे। इंटरमीडिएटरी कॉस्ट जो होती है, जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है, वो 4% मैक्सिमम दुनिया में होती है। 1 या 2% उसके ऊपर काम किया जाता है। किसी की जरूरत नहीं हुई। जब मैंने गवर्नर स्टेट बैंक से बात की, वो कहते हैं जी फ्री मार्केट मैकेनिज्म है। और भाई फ्री मार्केट मैकेनिज्म में आपकी दे आर मेकिंग मनी। एक बैंक ने फोरकास्ट किया अपना प्रॉफिट 4 अरब रुपए, साल के बाद उसका प्रॉफिट हो गया 14 अरब रुपए। कहां से आ गया वो 14 अरब? एट द कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से आपने सक किया, उससे क्या हुआ? अच्छा, अब मैं ये जुमला जरा उससे क्या हुआ? वो इंडस्ट्री अनवाइबल हो गई, वो इंडस्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई, लोगों का रुझान सनतकारी में खत्म हो गया, नई जॉब क्रिएशन खत्म हो गई। अब लोग ट्रेडिंग में, स्पेकुलेशन में, कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट में फाइलें बिकी। वो फाइलें जहां पे प्लॉट एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। सही है, लेकिन मुझे एक चीज बताइएगा, आपने जितनी बातें भी की, जो मॉडल्स आपने बताए वो सारे फेल हो गए जी। फेल अब मुझे ये बताएं कि क्या हम लोगों ने ये ठेका लिया हुआ है कि हमने तजुर्बात ही करते चले जाना है? हम हमारे पास कोई टाइम टेस्टेड कोई ऐसी थ्योरी, कोई ऐसा मॉडल, कोई ऐसा पैराडाइम नहीं है कि जिसको हम फॉलो करें, हमारी नई आने वाली जो गवर्नमेंट है वो फॉलो करे? और मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। बेनजीर भुट्टो साहब ने अपनी हयात में, क्योंकि मैं पीपल्स बिजनेस फोरम का भी कोऑर्डिनेटर हूँ, और मैंने उन्हें बहुत प्रपोजल रिकमेंडेशन एज इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज या बिजनेस लीडर कह लें, मैंने भेजता रहा हूँ और अक्सर जाता था। उनकी टॉप प्रायोरिटी जो 5 E's हैं वो हमारी, आप देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी पे शुरू होती हैं। हमने स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री को पहला फोकस दिया है, यानी छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें जो 80% तक किसी मुल्क में जॉब क्रिएट करती हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर या LSM, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स नहीं पैदा करती, SMEs जॉब पैदा करती। SMEs की पॉलिसीज हमने दी हैं, अपने मंशूर में भी बतलाया है, और उस पर हमारा फोकस है। दूसरी चीज़ जो हमने बात करी एनर्जी की है। आप क्या सनतकारी की बात कर रहे हैं? आज मैं अगर हुब्बे वतन होते हुए भी मुल्क के दर्द में टूटे हुए मैं एक सनत लगाना चाहता हूं तो 2 साल तक मैं वो सनत नहीं लगा सकता। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। IPPs जो 1994 में हमारे यहाँ आए थे, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आए थे, वो उसके बाद 1 मेगावाट आपका नहीं बढ़ा है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वही ऑब्सोलीट पुराना है। कराची में कोलैप्स हुआ है, पाकिस्तान में कोलैप्स हुआ है। आज भी मेरी और आप एग्रीकल्चर को भी भूल रहे हैं। हाँ, अब मैं सबसे बड़ा और एग्रीकल्चर में सप्लाई चेन है, यानी अगर आप इंडस्ट्री को चलाने की बात करें तो कॉटन वाटन ये सप्लाई चेन है, ये आपकी दुरुस्त नहीं है। आज भी पर एकड़ यील्ड जो आपकी है वो 60 साल पहले, जो 60 साल पहले पर एकड़ यील्ड थी, आज भी वो है। दूसरे ममालिक ने 40-40% उसमें इजाफा किया। इसमें मजीद बात करेंगे। और नाजरीन, ब्रेक का वक्त सेकंड मेरा ख्याल है कि लास्ट ब्रेक है, और उसके बाद वापस आते हैं तो इन इश्यूज पर मजीद बात करेंगे। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पॉलिटिकल सिनेरियो की और नई गवर्नमेंट को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके हवाले से। कमरुद्दीन कायरा साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो एक जनरल परसेप्शन है, और वो परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों डिफरेंट मंशूर, डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, इसके साथ आप इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो आपका ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है या इनकन्वीनियंस है? देखिए, पाकिस्तान के लोगों ने और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने माजी से सबक सीखा है, और हमारी लीडरशिप ने एक विजन के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, उस पर बाकी लोग भी हमारे साथ मुत्तफिक हुए। और कौम ने इस इलेक्शन में जिन बड़ी ताकतों को, जिन बड़ी जमातों को मैंडेट दिया है, वो भी बेसिकली एक फोर्स बने हैं। पाकिस्तान की आवाम की ताकत हमारे पीछे आई है कि हम अपने हाथ इकट्ठे करें, और हमारे साथ बाकी हमारे साथी भी शामिल हो गए। हम उनको भी वेलकम करते हैं, और हर उस ताकत को, हर उस फोर्स को इस पॉलिटिकल साझेदारी में लेके आना चाहते हैं जो बेसिकली जमहूरी रवैयों के हामिल लोग हैं। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कह ले, वो भी मैं उससे भी डिनाई नहीं करता, लेकिन ये किसी वक्ती ज़रूरत के तहत नहीं बनी। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, बल्कि ये अलायंस, इसकी बुनियाद 2 साल पहले रख दी गई थी जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था। उस वक्त नहीं पता था कि पार्लियामेंट का इलेक्शन कब होगा, उस वक्त नहीं पता था कि किस तरह का मैंडेट आएगा, कितनी सीटें आएंगी, कौन कौन सी जमात को अलायंस बनाना पड़ेगा, और वहाँ पार्लियामेंट में अददी बर्तरी किसको होगी। लेकिन ये बाकायदा अपने एक्सपीरियंसेस से ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ, और अब उसके बाद मरी डिक्लेरेशन इज द सेकंड माइलस्टोन फॉर अस, और जो डॉक्यूमेंट साइन वहाँ पे हुआ है ये बिल्कुल इखलास के तौर पे है। एक स्पेकुलेशन हमारे दरमियान है, एक लोगों के जहन में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स के जहनों में भी है, मीडिया के जहनों में भी है,
कि जी ये अराइवल पार्टीज रही हैं, ये आपस में कैसे इकट्ठा चल रहेंगे। तो ये एक डिफरेंट सोच है। आपको आज के हालात में हम अगर तो हम वक्ती मसलहत के तहत और वक्ती जबर के तहत इकट्ठे होते, वक्ती ज़रूरत के तहत इकट्ठे होते, तो फिर ये बात दुरुस्त थी। अब माजी के तजर्बात से जो आपने अपना मुस्तकबिल का लाएअमल तैयार किया है, उसको एक डिफरेंट माइंडसेट से देखना होगा। ये बात बिल्कुल मैं सब एग्री नहीं करता। देखें ना, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूरों में फ़र्क ज़रूर है। और मंशूरों में फ़र्क क्या है? क्या हम आइडियोलॉजी पाकिस्तान को नहीं मानते? दोनों मानते हैं। क्या हम इस्लाम मुसलमान नहीं है, इस्लाम को अब अपना दीन नहीं मानते? दोनों मानते हैं। क्या हम डेमोक्रेसी को नहीं मानते? दोनों मानते हैं। क्या हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नहीं मानते? मानते हैं। क्या हम फेडरेशन को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के चारों सूबों के दरमियान आपस में हम-आहंगी नहीं मानते? मानते हैं। क्या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात नहीं करते? क्या इकोनॉमी की बेहतरी की बात नहीं करते? क्या लोगों को, मैं वही गुजारिश करता हूँ ना, ये परसेप्शन है जो हमारे खिलाफ है। अब एक है आगे उसको हल करने का तरीका, उसमें इख्तलाफ होता है जमातों का। हम चाहते हैं कि इस रास्ते से चल के मसाइल हल होंगे, दूसरी हमारे अलाइज चाहते हैं कि इस रास्ते से चल के हल होंगे। और अब अगर ये दोनों या तीनों या चारों मुख्तलिफ जहन इकट्ठे हुए हैं, तो ये एक बंदे की या एक जमात की विजडम से जब भी कलेक्टिव विजडम आपको मिलेगी, और अगर कलेक्टिव विजडम बाकायदा ये पार्लियामेंट जिसको हमने सॉवरन बनाना, अभी बनी नहीं है, बनाना है, इसको इख्तियार वापस देना है। यहाँ पे पाकिस्तान के 16 करोड़ लोगों की कलेक्टिव विजडम की नुमाइंदगी है। और अगर वाकई इस पर डिबेट ओपन होती है और इस पर हर इशू आके डिबेट होता है, तो मसाइल का हल बेहतर निकलेगा। अब्बासी साहब से जरा पूछूंगा। अब्बासी साहब, यही क्वेश्चन आपसे कि बाइंडिंग फैक्टर दोनों पार्टीज का या तीनों पार्टीज का कह लें, ANP भी एक मुख्तलिफुल ख्याल पार्टी है, बाइंडिंग फैक्टर क्या है? कुछ लोगों का ये परसेप्शन ये है कि एक इदारा है जिसकी वजह से आप नहीं, मैं ये साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये क्यों निकालना चाहते हैं बीच में से कोई बात? मैं इसलिए निकालना चाहता हूँ कि लोगों में तो इस वक्त एड्रेस हो सके। देखिए ना, लोगों में से कल जियो भट्टो के नारे भी लग रहे थे और मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। फेयर इनफ। और मैं एक बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म है, देखिए ना, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता। मैं आपसे भी कहूंगा, देखिए हम चाहते हैं, एक बात हो रही थी कि ये सारे काम कैसे हो सकते हैं, रोजगार कैसे मिल सकता है, लाकानूनियत कैसे खत्म हो सकती है, फिरकावारियत, लासानियत, सुबाइयत का खात्मा कैसे हो सकता है। मैं अपनी 2002 में जीती हुई सीट को कुर्बान करके एक बात कहता हूं, ठीक है जी, वो कुर्बान करके इस तरह कहता हूं कि 1997 में जो इलेक्शन हुआ, वो 2 जमाती इलेक्शन, पूरे पाकिस्तान में 2 जमातें रह गई, लसानियत भी खत्म, सुबाइयत भी खत्म, फिरकावारियत भी खत्म। अगर उस पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने दिया जाता, तो मैं नहीं समझता कि आज जो कुछ हम यहां पे जिस डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन करने की हमें जरूरत पेश आती। और यही बात अब दोबारा दोहराऊंगा कि अगर इस पॉलिटिकल प्रोसेस को आप चलने दें और कोई इसमें हायल ना हो, कोई रुकावट ना बने, और जो कौम ने फैसले दिए हैं, जिन जिनको मैंडेट दिया है, और 60 साल में पहली दफा लीडरशिप ने एक दूसरे के मैंडेट को माना है, वो अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि किसी के मैंडेट को नीचा गिराने के लिए किसी से फ्लोर क्रॉसिंग करवाएं या किसी से हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए लोगों को खरीदें। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, ये आपने देखा होगा कि पंजाब की हद से लेके मरकज तक जो काफ लीग के लोग बैठे, वो कहां से गए थे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से गए थे। किसी जगह के ऊपर कोई चीज साबित नहीं होती कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में हमारा हाथ है या किसी को अपने हां लाने में हमने कोई उसको अट्रैक्शन दी हो कि तुम्हें वजीर बना दिया जाएगा, तुम्हें पैसे दे दिए जाएंगे। ये बड़ी खुशाइंद बात है पाकिस्तान की सियासत में, और मैं समझता हूं कि यही सियासत जो है वो पाकिस्तान के लिए मुआशी इस्तेहकाम का बायस बनेगी। ये सियासत अगर जारी और सारी रहती है तो पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि रोजगार, जैसे अभी बेग साहब ने बात की, लोग जिन्होंने हमें वोट देकर यहां भेजा है, हम क्यों पीटते हैं, क्यों रोते हैं? हमारा इस वक्त सबसे बड़ी बात जो है, वो जो नौजवान है जो बेराह रवी का शिकार हो रहा है, जो लाकानूनियत की तरफ रागिब हो रहा है, ये यहाँ बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के बात करना, या मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के हाउस के अंदर बात करना, अगर उस पर अमल ना हो तो फिर इसी तरीके से है कि उसमें कोई जान नहीं है, कोई रूह नहीं है, वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन 4000 या 5000 रुपए की सैलरी में बच्चों के लिए किताबें खरीदना, बच्चों के लिए अद्वियात खरीदना, ये नामुमकिन काम है। तो इसलिए इनका दर्द वही रखने वाले होते हैं जो ग्रास रूट से उठकर असेंबलियों में पहुंचते हैं और पहुंच के उनके जिनका हाथ है आवाम की नफ्स पे होता है। इख्तियार बेग साहब, इसमें जरा आपकी मुझे परसेप्शन चाहिए होगा कि आप कराची में बैठे हुए ये जब इस तरह की बातें सोचते हैं, दोनों पार्टीज मुख्तलिफुल ख्याल, मुख्तलिफ बैकग्राउंड, तो आप क्या समझते हैं कि ये कैसे इकट्ठे चलेंगे, किस तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, डिलीवर करेंगे? मैं चाह भी रहा था कि इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मौका पेश करूं। देखिए,
हमारे लीडरान ने माजी की गलतियों से, कदूरतों से, शिकायतों से एक सबक सीखा और हम सबको, आवाम को उसको मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम नेगेटिव अंदाज में बार बार इसमें से पकड़ के डोर निकाल लेते हैं, जी ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये किस तरह है। देखिए बात सुने, गलती का एहसास करके अगर एक सही रास्ता अडॉप्ट कर लिया जाए और वो रास्ता ओवरनाइट नहीं एक हाथ मिला के आप बैठ गए, मिसाक जमहूरियत के ऊपर इन लेंथ डेलिब्रेशन हुई इश्यूज़ के ऊपर, अपने अपने मौक़िफ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन के बाद एग्री करके कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे उसको साइन किया गया उस डॉक्यूमेंट को। उसके बाद वो जो दूसरे इश्यूज़ थे वो मरी डिक्लेरेशन में हमने, हालांकि वो बड़े इश्यूज़ थे, हमें डर था कि बाद में शायद इस पर इख्तलाफ राय हो सकता है, वो भी पहले ऑन बोर्ड होने से पहले जो है टेक ऑफ करने से पहले बैठ के कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे बाहमी रजामंदी से तय। तो हम तो समझते हैं कि कौम को, हमें आपको, अपने इन लीडरों को, आसिफ अली जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को और वली साहब को, सबको मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने कौम के लार्जर मफाद में एक नेशनल कंसेंसस पे बड़े और खुले दिल के साथ उन्होंने वक्त की जो सेंसिटिव पोजीशन है, जो अपनी नजाकत है, उसको देखते हुए एक बनाए। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला यही सोच आगे चले। मैं करूं जी, हम पूछते हैं तीनों मिल के पूछते हैं इसरार से जी इसके जरिए मीडिया से कि आप हमें ये बताएं कि आप हमारे साथ हैं कि आप उनके साथ। इसलिए ये आप अमेरिका वाला सवाल कर रहे हैं और अमेरिका वाला ही जवाब आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा और पार्लियामेंट में ये चीज रखूंगा। छोटी सी गुजारिश करते हुए, जब हम कहते हैं डे 1 से विजन हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या था, हमारे एलाइज का क्या था, जिस पर हमने इत्तेफाक राय किया है, वो ये है कि हम पाकिस्तान में अफराद की बजाय इदारों को मजबूत करना। बिल्कुल ठीक, असल बुनियाद इदारे मजबूत करने का मकसद है क्या? अगर आपको इंसाफ चाहिए तो जुडिशरी को आपने मजबूत करना होगा। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोलिंग चाहिए तो आपको एग्जीक्यूटिव को ठीक करना होगा। अगर आपको अपने माशी मामलात को दुरुस्त करना है तो भी आपको कानून साजी और उसके जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है उसको ठीक करना होगा। यहाँ पे जो कार्टलाइजेशन की बात आप कर रहे थे, कार्टलाइजेशन के जरिए पाकिस्तान के अवाम को जितना लूटा गया, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि कुछ चीजें फोर्सफुली, ऑयल की प्राइसेस दुनिया में बढ़ गई या भी बढ़, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि दुनिया में बिल्कुल इससे मुख्तलिफ निज़ाम है। पाकिस्तान में फर्ज करें कि चीनी का बहरान आया, शॉर्टेज आई 2 लाख टन की, पूरे साल में आपने 20 लाख टन चीनी खानी है, 18 लाख चीनी खत्म हो टन, और 2 लाख की जब बारी आए और वहां शॉर्टेज हो तो फिर महंगी हो जाए या उसके रेट बढ़ जाए तो बात समझ आती है। इसी तरह गंदम में अगर आपका आटा महंगा हुआ तो जब नेक्स्ट क्रॉप के नजदीक पहुंच के 1 बिलियन टन की शॉर्टेज आनी थी, वो आपकी क्रॉप आने के तीसरे महीने बाद शॉर्टेज पैदा करके रेट आसमान पे ले जाएंगे। इसकी हमें समझ नहीं आती। डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म की फिलॉसफी जो है ना जी, वो हम जैसे मुल्कों में नहीं चलती। ये गलत परसेप्शन है। डिमांड एंड सप्लाई की फिलॉसफी उन दुनिया में मालिक में चलेगी जहां पे कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ठीक हो, जो बेहतर है। जहां पे डिमांड सप्लाई में मैं सिर्फ इसमें छोटी सी एक बात करना चाहूंगा कि इकोनॉमिस्ट दोनों बैठे हुए मेरे भाई, इस मुल्क को ट्रेडिंग कंट्री की तरह ना चलाएं। जी बिल्कुल, मतलब कि ये जो हमारा हम दुबई की मिसाल देते हैं, वहाँ 15 लाख की आबादी है भाईजान, यहाँ 16 करोड़ के लोग हैं, उनको रोजगार चाहिए, हमारी सनतें हमें लगनी चाहिए, हमारी सनतों को फैसिलिटेट करना चाहिए। जो पैसे लेके छोटी सनत लगाना चाहिए या बड़ी, तमाम डिपार्टमेंट जो है वो दरवाजे खोल दें। 22वें ग्रेड का सेक्रेटरी उठ के जाए जिस बंदे के पास पैसे और वो कहे मैं पाकिस्तान में सनद लगाना चाहता हूं, उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा कुछ दें जो उसकी जरूरियात है। फिर आप एक ज़राई मुल्क हैं, आप उस ज़रात के ऊपर, जहां मैं कहता हूं इतना बड़ा ज़राई मुल्क, और बात कायरा साहब वाली कि हम आटा ढूंढ रहे हैं, हम चीनी ढूंढ रहे हैं, और ये किस तरीके से होता है, ये गलत पॉलिसियों के नतीजे में हुआ है। तो मेरी ये हम्बल एक जी हाँ, मैं इसमें एक मिसाल याद आ रही है कि इदारों की मजबूती के लिए और इंस्टीट्यूशंस टू कम फॉरवर्ड एंड इंडिविजुअल्स टू गो बिहाइंड, अमेरिका इसी तरह की चेक लिस्ट लेके टर्की के पास भी गया था जब इराक पे हमला हो रहा था। वो लोग इदारों में अपने पार्लियामेंट में लेके गए, वहाँ रेजोल्यूशन पास हुए और उन्होंने बताया जी ये हमारी कंडीशंस हैं, $14 अरब तो पहले आप हमें दें, उसके बाद ये चीज़ें हम इजाज़त दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते, जो दे सकते हैं इस तरह से दे सकते हैं। वहाँ किसी ने नहीं कहा कि एक इंडिविजुअल यस या नो करने का मजाज है। पाकिस्तान में भी अगर हम पार्लियामेंट को
इदारों को मजबूत बना के और उनको जायज़ मुकाम दे के इस तरह के फैसले उनके थ्रू कराएं। लेकिन तो ये गलतियां हमसे उसके लिए नहीं ज़रूरी हो होगा बेग साहब, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में कायद-ए-आज़म के चंद अल्फाज सुनाए थे और उसमें उन्होंने कहा था कि कैरेक्टर वो है जब आप अपने आप को सबमिट कर दें टू द विल ऑफ पीपल और अपने आप को सेल्फ इफेस, उन्होंने वर्ड यूज किया है कि अपनी कुर्बानी देकर आप कौम की कुर्बानी का देखें। और अब आप सेल्फ जब आप सोचना शुरू करेंगे, अब आप सेल्फ जहाँ हमारे यहाँ मैं जब चीज खत्म होगी, अब आप सेल्फ जब आप सोचना शुरू करेंगे, इदारों को मजबूती देंगे, इदारों को फैसले को फख्र से पेश करेंगे कि जी मैं मजबूर हूँ, मैं खुद एक नहीं, कुछ ये इदारे का ये हमारा फैसला है जो मजाज है इन फैसला करने का, तो ऐसे गलतियां नहीं करना होगा। सवाल ये है, हमारे मुखालिफिन पिछले 5 साल हम एहतजाज करते रहे इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क में आइन की बहाली के लिए, और हम पे एतराज़ ये होता था, हमारे मुखालिफिन जो उस वक्त गवर्नमेंट थी वो एतराज़ ये करती थी कि जी आइन पाकिस्तान के अवाम का मसला नहीं है, ये कानून की बात करते हैं, कानून उनका मसला रोटी है, उनका मसला भूख है, उनका मसला बेरोजगारी है। तो जनाब हम जब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो ये नहीं करते कि हमें प्रिविलेजेस दिया जाए। पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, इस मुल्क की मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन सुप्रीम होगी, इदारे मजबूत होंगे तभी इंसाफ मिलेगा, तभी इस मुल्क में मुआशी इंसाफ मिलेगा। और पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक मुसलमान मुल्क है और ये एक वेलफेयर स्टेट बनानी है। यहाँ के हर नौजवान को रोजगार फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हम फराहम नहीं कर सकते तो फिर उसको वो बेरोजगारी अलाउंस देना हमारी जिम्मेदारी है। हम दुनिया को उस इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को बिल्कुल नहीं मानते जो ये कहता है डिमांड एंड सप्लाई के तहत। डिमांड एंड सप्लाई का फिलॉसफी दुनिया में उस मुल्कों में चलेगी जहाँ पे बेहतर इंसाफ होता है, निजाम मौजूद होता है। पहले निजाम तो क्रिएट। बहुत शुक्रिया कमरुद्दीन कायरा साहब आपका, और हनीफ अब्बासी साहब आपका, और इख्तियार बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि गुफ्तगू इंतहाई इंटरेस्टिंग मरहले में चली गई थी और हमने आगे बढ़ना है नाजरीन, और पिछली जो गलतियां हैं उन्हें दोहराना नहीं है। वो कहते हैं कि सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। अब यह जो हमारी पुरानी जो चीज़ें हैं उन्हें ख़त्म करना है, आगे बढ़ना है। और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरे मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब को मुबेशरा। मुझे इसरा किसानों को नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।